हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वैसे तो मैं प्रतिदिन आप सभी से पीडीएफ पीपीटी के माध्यम से मिलता रहता हूं, लेकिन आज मन में आया कि सामने आकर आप सभी से बातचीत की जाए, क्योंकि अब परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। आगे तमाम परीक्षाएँ होने वाली हैं, जिसकी शुरुआत KVS TGT से होने जा रही है 13 फरवरी से। इसके बाद PGT, UGC, यूपी हायर एजुकेशन, यूपी TGT, PGT और अन्य राज्यों में जो भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं हैं वो लगभग धीरे धीरे अब होंगी। तो लगातार जैसे जैसे परीक्षाएं पास आती रहती हैं, प्रतियोगी छात्रों के मन में चिंता और डर दोनों भी पैदा होने लगती हैं कि तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको लेकर वो परेशान रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर मैं बातचीत करूंगा कि कैसे कम पढ़कर भी हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और चयनित भी हो सकते हैं। आगे मैं बात करूं, इससे पहले आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब YouTube फैमिली जो जितने भी आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 40,000 से ऊपर हो चुकी है। तो ये काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ाने वाली संख्या है और उम्मीद है कि आगे और भी लोग जुड़ते रहेंगे। लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद अपने समय में बहुत ही संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, अपने काम से काम रहना और लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट रखना। लेकिन जब इस प्रोफेशन में आया तो फिर बोलना शुरू करना पड़ा और फिर धीरे धीरे अब मैं मुखर तरीके से आप सभी के सामने अपनी बातों को रखता हूँ। वैसे जब ऑफलाइन क्लासेज में लेता हूँ जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर तो स्टूडेंट सामने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बंद कमरे में रहकर अपने विचारों को व्यक्त करना और मन में उन 40,000 अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी छात्रों को, जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हैं, उनको ध्यान में रखकर बातों को रखना बहुत ही चुनौती रहती है। लेकिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के माध्यम से लगता है कि नहीं, लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लगातार मैं भी मेहनत करता हूँ। इसका आभास आप लोगों को हो रहा होगा। और जब भी कोई परीक्षा में आप बैठने जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसका लाभ आपको मिलेगा। तो मेरे मन में आया कि आपको धन्यवाद भी दूं और परीक्षा के समय जो भी तनाव होते हैं, क्योंकि परीक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको तमाम तरीके के दबाव होते हैं। एक तो परीक्षा का दबाव होता है, कई बार लोगों को आखिरी चांस भी रहता है कि अब इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को सामाजिक दबाव भी रहता है, कुछ लोगों को पारिवारिक दबाव रहता है। तो अनेक दबावों से वो गुजरता है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि सामने आकर आप सभी को कुछ मोटिवेशन दिया जाए, जिससे कि आपको लगे कि नहीं, चीज़ें आसानी से भी प्राप्त की जा सकती हैं। वैसे यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, वो हो सकता है कि कई जगह पे कोचिंग्स भी लिए हों, कोई कोर्स खरीदा हो, कोई कुछ खरीदा हो, और परीक्षा के समय इनका भी दबाव रहता है कि हमने इतने दिनों से मेहनत की और ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, फिर भी पेपर देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से कैसे आपको उभरना है, उन्हीं पर मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य पर एकदम से नियंत्रण रखना है, उसको अच्छा करके रखना है, क्योंकि वही आपका मूल है। समय से आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। इसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो अगर आप KVS TGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि पेपर तो हिंदी साहित्य का ही रहेगा, लेकिन उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक पेपर जो कि कॉमन पेपर रहेगा, और फिर हिंदी साहित्य में व्याकरण के पोर्शन रहेंगे, फिर हिंदी साहित्य का रहेगा। और इस बार बदलते हुए पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अब वो जो ऑनलाइनर किताबों को आप पढ़ा करते थे और उसको याद करके परीक्षाओं में जाते थे और सफलता भी मिल जाती थी, लेकिन इस बार CBSE यानी कि KVS ने NCERT के बुक्स को प्रेफर किया हुआ है। उसके सिलेबस के अनुसार ही आपको एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा, जिसकी तैयारी लगभग हम 2 महीने से कर रहे थे। जो भी विद्यार्थी खासतौर से मेरे ऊपर विश्वास किए थे, वो लगातार बने हुए हैं, उनकी तैयारी मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी। उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उनको लगेगा कि हमने तो ऐसे प्रश्नों को कई बार
अभ्यास कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपके मन में तमाम तरीके की चीज़ें आने लगती हैं कि हमने इतना समय इसको दिया था, फला काम छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फला किताब खरीदे थे। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के जगह पर ये सारी बातें आती हैं, उनसे भी आपको उबरना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं, रोल नंबर इत्यादि, जो भी अच्छे से इसको भर लेना है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आराम से आपको फिल करना है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, कॉमन पेपर की तैयारी आप अपने हिसाब से किए होंगे, तो प्रश्न को देखते हुए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप शुरू में ही घबरा जाएंगे तो आपके जो पेपर हैं या फिर अन्य प्रश्न हैं वो बहुत प्रभावित होंगे। इसलिए अगर आपको शुरू से लेकर 10, 15, 20 क्वेश्चन तक भी अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 180 प्रश्न हैं, जिसमें 80 कॉमन हैं और 100 प्रश्न आपके विषय से हैं। तो जैसे आपने अगर क्रिकेट को थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ नियम बने रहते हैं कि 1 से 15 ओवर तक हमें कैसे खेलना है, फिर 15 से 40 ओवर तक कैसे खेलना है, फिर 40 से 50 ओवर तक कैसे खेलना है। इसी तरीके से वनडे का तो मैंने बता दिया, T20 का आप देखेंगे तो उसमें भी नियम बने हुए हैं, और इसी तरीके से टेस्ट के भी नियम बने हुए हैं। तो क्रिकेट का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कई बार एग्ज़ाम में इन सारे नियमों, क्योंकि क्रिकेट देखना ही नहीं, इसको अपने जीवन में फॉलो भी करना है कि कैसे कब कब रणनीति बनाना है। मान लीजिए 1 से 10 ओवर तक कोई टीम अच्छा नहीं रन बना पाई, तो अगर वो घबरा जाती है, लंबे लंबे शॉट्स मारने के चक्कर में वो टीम 15 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और संभल कर धैर्य बनाकर खेलते हैं, तो वो टीम जो कि 15 ओवर में आउट होने वाली थी वो धीरे धीरे 50 ओवर भी खेल लेती है। वैसे ही आपकी परीक्षा भी है। अगर मान लीजिए आपको 180 प्रश्न मिले हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 180 प्रश्न बिल्कुल कठिन होंगे, क्योंकि जब भी पेपर सेट किया जाता है तो वो पेपर संतुलित रहता है। उसमें सरल प्रश्न भी रहते हैं, कठिन प्रश्न भी रहते हैं। सरल प्रश्न सबके लिए सरल रहते हैं और कठिन प्रश्न लगभग सबके लिए कठिन रहते हैं। कुछ लोग अगर तुक्का इत्यादि मारकर सही कर दे रहे हैं तो वो उनके लक के ऊपर है। आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कठिन सवाल आ गया तो अब मेरा पेपर ख़राब हो गया। कई बार देखने में आता है कि आप क्वेश्चन पेपर को देखते ही घबरा जाते हैं और जो भी सरल क्वेश्चन है वो भी आपके गलत होने लगते हैं। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक भी नहीं आ रहे हैं तो आगे आपको ट्राई करना है कि अभी सरल क्वेश्चन आएंगे, सरल क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से। फिर बाद में आप देखेंगे कि सरल प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो कठिन क्वेश्चन भी आपको समझ में आने लगते हैं, उनको पढ़ कर देना पड़ता है। और प्रश्न आएंगे कहाँ से, क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस के अनुसार लगभग हमने 95% कवर करने की कोशिश कर ली है, और अगर आप 95% तैयारी करके जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर देंगे। अगर बिना घबराए हुए थोड़ा सा भी आप अगर घबरा जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। इसी इमोशन को आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। भूल जाइए कि आपने हज़ारों रुपए की कोचिंग की थी, हज़ारों रुपए की किताबें खरीदी थी, कोई जॉब कर रहे थे तो उसको आप उसमें ब्रेक लेकर तैयारी कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को आना ही नहीं है। अगर आप वहाँ पर धैर्य से काम लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और आपके जो भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप नहीं कर सकते थे उनको भी करने लगेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ये भी दिमाग में नहीं लाना है कि आपने कम समय में पढ़ा है या फिर कम पढ़ा है तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप आराम से, क्योंकि परीक्षा में जब आप जाते हैं तो जो आपका पुराना अध्ययन रहता है वो भी काफ़ी काम में आता है। ख़ासतौर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी KBS TGT या PGT में व्याकरण संबंधित प्रश्न आएगा वो एक तरीके से आप पुराना जो भी अध्ययन किए होंगे थोड़ा सा आप अपने दिमाग में उसको रिवाइज कीजिए। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्याकरण तो चाहे आप UP TGT के लिए तैयारी कीजिए, PGT के लिए करिए, चाहे KBS के लिए कीजिए, सेम पैटर्न होता है। हाँ, बस साहित्य में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की थी। और अगर आप लगातार जुड़े होंगे तो जितने भी प्रैक्टिस सेट्स थे उनको आपने सॉल्व किया होगा, खुद का नोट्स बनाया होगा, तो उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए और बिल्कुल उसी में से सवाल आएंगे। कई बार कुछ विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन करते हैं और घबराते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि
हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और बहुत घबराहट हो रही है, जिस पर कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे सारे लोग सामाजिक प्राणी तो हैं, तो सबके घर कार्यक्रम इत्यादि होता है, तो आप देखते हैं कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी की जाती है, और उस तैयारी के दौरान भी जो भी मेन मुखिया होता है या फिर जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, या फिर पूरा परिवार ही उस कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहता है, डर बना रहता है कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, और अंत में आप देखते हैं कि वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उसकी हम तैयारी करते हैं तो आवश्यकता से अधिक हम सचेत रहते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं। मान लीजिए मैं खाने का उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर 1000 के आसपास में लोग खाने वाले आएंगे, खाना खाने वाले, तो आप 1200 लोगों की व्यवस्था करते हैं। उसी तरीके से जब आप पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको 180 प्रश्न करने हैं, लेकिन उसके लिए आप 1800 प्रश्नों का एक पूरा प्रैक्टिस सेट करते हैं। केवल उन 180 सवालों के लिए ही तो ये सब किया जाता है। तो अगर आप इतना कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें से 70-75 सवाल आएंगे ही, अगर आप सटीक जगह से तैयारी किए हैं तब। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लगभग सटीक ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद अध्ययन करता हूँ। मैंने शुरू में आप लोगों को सिलेबस पर डिस्कशन किया, फिर इसके बाद क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन किया, फिर खुद से कुछ प्रैक्टिस सेट्स बनाए, और किताबों का लगातार मैं अध्ययन करता रहा। मुझे टीजीटी का भी पढ़ना था, पीजीटी का भी पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद पेपर जब हमने सॉल्व किया एलडीसी का, तो मुझे एक दृष्टि मिली कि पेपर इस टाइप से बनाया जा रहा है। तो समय रहते ही हमने लगभग सभी टीजीटी की किताबों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कवर कर लिया जाए। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाल कथा या बाल महाभारत जो दिया गया है, भारत की खोज दी गई है, तो ये तो आप बचपन से कुछ कथाएं सुनते आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आईक्यू लेवल लगाकर आप सही कर सकते हैं। या फिर भारत की खोज का अगर आप इतिहास का अध्ययन किए होंगे तो उसके आधार पर भी आप ठीक कर लेंगे। लेकिन मोटी मोटी जानकारी कि भारत की खोज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या किसने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है, तो इन पर मैंने पूरा डिस्कशन किया है। अगर आप देखेंगे तो इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स पहले आपको प्रोवाइड करवाया, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा की। तो कुल मिलाकर पूरा आप सभी का मनोबल बढ़ाने का भरपूर प्रयास था, और परीक्षा हॉल में आप जाएंगे आपको लगेगा कि पूरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। बीच में मैं बता रहा था कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा हूँ, तो मैंने 1-2 सवाल पूछा और तुरंत उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, भले उनको लग रहा होगा कि वो कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सारे लोग पढ़े हुए हैं। इसलिए अगर आप धैर्य बनाकर बिना घबराए हुए प्रश्नों को आराम से पढ़कर और कूल माइंड होकर एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल आपका अच्छा जाएगा। भले आपने प्रैक्टिस सेट के दौरान टाइमर लगा के अध्ययन किया होगा, क्योंकि मैं एक दिन टाइमर के बारे में ऐसे ही सोच रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा ध्यान प्रश्न के मुताबिक ज़्यादा टाइमर पर ही जा रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए अगर परीक्षा मशीन की तरह होती तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिनको कि आप 2 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिन पर कि आपको माथापच्ची भी करनी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आप फ्री होकर बिना किसी टाइम को मतलब कि चिंता करते हुए, आप टाइम मैनेजमेंट तो जो भी है उसमें तो करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बार बार दिमाग में आए कि अब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। जो क्वेश्चन जल्दी से आएगा उसका आंसर आप तुरंत लगा देंगे। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन बड़े होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है बल्कि नौकरी वाला एग्ज़ाम है। तो आप आराम से पढ़कर उसका आंसर देंगे और निश्चित तौर पर आपको सफलता इसमें मिलेगी। और पूरी मुझे उम्मीद है कि जितना यहाँ पर पढ़ाया गया है सब वहाँ पर आने वाला है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम पीजीटी पर बात करेंगे, यूजीसी नेट पर बात करेंगे, और जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उन पर लगातार बातचीत करेंगे। और उम्मीद है कि इसी में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि उन सभी परीक्षाओं में भी बैठने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए। स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि मेन वही है। अगर
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तमाम जो भी आपकी तैयारियां हैं धरी की धरी रह जाएंगी। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम हॉल में जाकर अर्धनिद्रा में रहते हैं, या फिर उनका पेट खराब रहता है, या फिर बार बार उनको उल्टी होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए, कुछ कुछ दवाइयाँ भी अपने पास ज़रूर रखिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि परीक्षा तो परीक्षा होती है, इसीलिए उसको कहा गया परीक्षा गुरु। तो ऐसा नहीं है कि आप भले 18,000, 1800 या फिर 20,000 प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को सॉल्व करके जाएं और उसमें से 180 में से 180 कर पाएँ, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप उसमें से 160, 165 भी कर दे रहे हैं, 150 प्लस हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप अच्छी स्थिति में हैं। तो कब होंगे? जब आप परीक्षा हॉल में घबराएंगे नहीं तब। अगर आप पेपर देख कर ही एकदम पूरा चक्कर खाने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, तो इस टाइप से नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखकर आपको प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप सभी समझ लिए होंगे और कल के एग्ज़ाम में इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं अगली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तब तक के लिए नमस्कार।